guys, hello, welcome back to our channel. I am Priya. Me Ayushi, together we प्रियाशी। तो आज फिर से हम लोग आ गए हैं आप लोगों की दी मोस्ट फेवरेट धुकुर धुकुर वाली वीडियो लेकर के। एंड सच बताएं तो आज की वीडियो ना पर्सनल लेवल पर मेरी भी बहुत ज्यादा फेवरेट है। फेवरेट इसीलिए है क्योंकि इस वीडियो में आपको हर इमोशंस देखने को मिलेंगे। एक बाप बेटी का प्यार, एक पति पत्नी का प्यार, एक सास और बहू का प्यार। ये वीडियो एक कंप्लीट पैकेज होने वाली है। एंड दूसरी बात, कभी कभी होता है ना कि जिंदगी में हम लोग इतने ज्यादा बिजी रहते हैं कि अगर छोटी बड़ी घटनाएं हमारे साथ घट भी रही होती है ना, तो हम लोग दूसरों के साथ शेयर करना जरूरी नहीं समझते हैं। कई बार तो हम लोग जानबूझकर उन घटनाओं को अनदेखा कर देते हैं। पर यही छोटी बड़ी घटनाएं जिन्हें कि हम अनदेखा करते हैं, कब विकराल रूप धारण कर लेगी ना, आपको खबर भी नहीं होगी। और वही छोटी बड़ी घटनाएं कभी कभी हमारे जीवन में इतनी बुरी छाप छोड़कर चली जाएंगी ना कि उसका घाव शायद जिंदगी भर रह जाएगा। तो चलो, हमने सस्पेंस तो बहुत ज्यादा क्रिएट कर लिया, लेकिन हम लोग अब ज्यादा सस्पेंस नहीं क्रिएट करते हैं। धुकुर धुकुर आंटी को बुलाते हैं। लेकिन उससे पहले अपने अपने कानों में हेडफोन्स डाल लो, चुपचाप से सीट की पेटी बांध लो और रूम के लाइट्स ऑफ कर लो। फोन को कस के पकड़ लेना, और टीवी में देख रहे हो तो ज्यादा तेज मत बनो। धुकुर धुकुर वाली आंटी टीवी से बाहर निकल के भी आपको डरा सकती है। तो आज की जो स्टोरी है ना, वो हमारे साथ हमारी एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। और ये जो घटना है ये किसी और के साथ नहीं बल्कि हमारी सब्सक्राइबर के साथ ही घटित हुई है। तो बात है लगभग 2018 की, और हमारी सब्सक्राइबर बताती है कि 2017 में उन्होंने MBA कंप्लीट कर लिया था, और MBA कंप्लीट करने के बाद बहुत जल्दी उन्हें बहुत अच्छी प्लेसमेंट भी मिल गई थी। एंड कहानी को आगे कंटिन्यू करने से पहले हम लोग अपनी सब्सक्राइबर का एक बढ़िया सा नामकरण कर देते हैं। तो चलो, आज उनका नाम रख देते हैं निशा। तो निशा बताती है कि वो मुंबई की रहने वाली है। एंड निशा के पापा को कैंसर था। जब निशा की प्लेसमेंट होती है ना, तो उसी दौरान डॉक्टर ने जवाब दे दिया होता है कि उनके पापा के पास लगभग 1 साल का समय है, उसके बाद उनका सरवाइव कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो उस दौरान निशा के पापा निशा से बोलते हैं कि बेटा, अब तुम अपने लाइफ में सेटल भी हो गई हो, मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी तुम शादी कर लो। मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हारा घर बसा हुआ देखना चाहता हूँ। निशा भी अपने पापा की बातों को टाल नहीं पाती है। एंड लड़का देखा दिखाया रहता है। उसके पापा ने पहले से ही लड़के को तय कर लिया था, बस निशा की हाँ करने की देर थी। बेचारी निशा अपने पापा के लिए शादी के लिए हाँ कर देती है। बाय द वे, ऐसी बात नहीं है कि निशा जबरदस्ती शादी के लिए हाँ बोलती है, वो भी इस रिश्ते से बहुत ज्यादा खुश रहती है। तो निशा के हाँ करते ही लगभग 15 दिनों के अंदर अंदर शादी फिक्स हो जाती है। तो शादी फिक्स होते ही आप लोगों को तो पता ही क्या होता होगा, घर में शादी की जोरों शोरों से तैयारियां शुरू हो जाती है। और तैयारियों में सारे लोग इतने मगन हो जाते हैं कि पूछो मत। घर की पहली शादी थी भाई, उत्साह तो बनता ही था। एंड निशा ना महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। एंड निशा हमें बताती है कि उनके महाराष्ट्र में क्या होता है ना कि शादी से मतलब कि बारात से 7 दिनों पहले से ही हल्दी की रस्म शुरू हो जाती है। एंड दूल्हे या दुल्हन को 7 दिनों तक कंटिन्यूअसली हल्दी लगती है। एंड निशा की 2 दिन की हल्दी की रस्म ऑलरेडी हो चुकी थी, एंड तीसरे दिन की हल्दी लगने वाली थी। जब तीसरा दिन आता है तो निशा को अचानक से एक चीज याद आता है। निशा ने मन्नत मांगा था अपने पापा के लिए कि जब उसके पापा की तबीयत ठीक हो जाएगी ना, तो वो भगवान जी के दर्शन करने जाएगी महाराष्ट्र से बाहर किसी मंदिर में। और निशा बताती है कि जब तीसरे दिन उसको याद आता है कि अरे, मैंने तो मन्नत मांगी थी और अभी तक मैं उस दरबार में गई भी नहीं हूँ, कहीं इसी कारण पापा की तबीयत और तो नहीं बिगड़ रही है। तो शादी होने के बाद तो एकदम पॉसिबल नहीं हो पाएगा मंदिर जाना, क्योंकि लोग अपने लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं। तो निशा सोचती है ना कि क्यों ना वो मंदिर जाए और मन्नत पूरा करके आ जाए, शायद पापा की तबीयत में सुधार हो जाएगा। क्योंकि जब किसी अपने चाहने वाले की तबीयत खराब होती है ना, तो लोग हर वो कोशिश करते हैं ना जिससे माँ बाप या अपने परिवार वाले स्वस्थ हो जाएं। तो निशा अपनी मम्मी से परमिशन मांगती है, पर निशा की मम्मी उस पर गुस्सा हो जाती है और गुस्से में माता जी बोलती हैं कि तुम्हें पता नहीं है क्या, हल्दी लगने के बाद दुल्हन घर से बाहर नहीं निकलती है और तुम तो दूसरे शहर जाने की बात कर रही हो।
फिर निशा सोचती है कि जाना तो है ही, अब चित से जाओ या पट करके जाओ। फिर निशा क्या सोचती है ना, एक काम करते हैं, कंपनी का बहाना कर देते हैं, कंपनी का नाम लेंगे ना तो कोई भी मेरे को वहां जाने से नहीं रोकेगा। फिर निशा अपने घर में सबको बोलती है कि ऑफिस के काम से मेरे को अर्जेंटली बाहर जाना है। घर वाले पहले तो ना नुकुर करते हैं, पर भाई जब बात ऑफिस की आ जाए ना तो कोई मना नहीं कर सकता। निशा एंड उसके दोस्त एक कार लेते हैं एंड सारे लोग साथ में मंदिर जाते हैं। मंदिर तो सब लोग बहुत अच्छे से पहुंच जाते हैं। मंदिर पहुंचकर भगवान जी के दर्शन भी अच्छे से हो जाते हैं। निशा प्रसाद भी चढ़ा देती है एंड फिर निशा का मन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। निशा को कहीं ना कहीं होप भी मिल जाती है कि शायद अब उसके पापा की तबियत में सुधार आ जाए। जब मंदिर से पूजा करने के बाद प्लान बनता है कि चलो अब महाराष्ट्र लौटते हैं वापस से, तब निशा के फ्रेंड्स उसको इंसिस्ट करते हैं कि देख यार, शादी के बाद तो तेरे को ऐसे ही पति में और काम में बिजी हो जाना है एंड तेरी शादी इतनी जल्दी फिक्स हुई है ना बस 15 दिनों के अंदर, कि हमें बैचलर पार्टी करने का मौका भी नहीं मिला है। अब जब शहर से बाहर आ ही गए हैं तो क्यों ना एक दिन और रुक करके बैचलर पार्टी कर लेते हैं। निशा ने सोचा कि मे भी घर में डांट मिलेगी, बट दोस्तों ने इतना इंसिस्ट किया ना कि निशा मना नहीं कर पाई एंड वो लोग प्लान करते हैं कि वो लोग एक और दिन के लिए बाहर ही स्टे करेंगे। निशा घर में फोन करके बोल देती है कि ऑफिस में बहुत अर्जेंट काम है जिस कारण से उसे एक और दिन के लिए बाहर रहना पड़ेगा। घर वाले निशा के इस बात से खुश तो नहीं थे, पर कर भी क्या सकते थे। एंड निशा एंड उसके दोस्त जिस डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करते हैं ना, वो मंदिर से 2 से 3 घंटे की दूरी पर था। एंड जब निशा की शादी होने वाली थी ना तो बारिश का मौसम था एंड आपको तो पता है महाराष्ट्र अपने बारिश के लिए कितना ज्यादा फेमस है। तो निशा बताती है कि वो लोग कार में मस्त गाना सुनते हुए तेज बारिश में अपने डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते जा रहे थे एंड डेस्टिनेशन की ओर पहुंचते पहुंचते ना काफी अंधेरा हो गया था। इसी बीच निशा को आती है ये इमरजेंसी। निशा अपने दोस्तों को बोलती है यार गाड़ी रोको, पहले मेरे को थोड़ा सा हल्का होने दो, उसके बाद आगे चलते हैं क्योंकि अब मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है। फिर निशा के दोस्त बोलते हैं अकेला सुनसान रोड है, अंधेरा भी हो चुका है, यहाँ सेफ रहेगा। निशा बोलती है बस 5 मिनट की बात है, रुक जा यार रुक जा, रहम कर मेरे पर। उसके बाद निशा का दोस्त गाड़ी साइड करता है, निशा गाड़ी से उतरती है एंड कहीं झाड़ियों में जगह देख करके काम निपटा करके उठती है। जैसे ही निशा उठती है ना उसको लगता है कि उसके पीछे कोई है। निशा फट से मुड़ती है एंड अपने फोन का फ्लैश ऑन करती है, पर वहां कोई भी नहीं रहता है। उसके बाद निशा को लगता है ना कि शायद ये उसके मन का वहम होगा। उसके बाद बारिश भी हो रही थी, निशा फटाफट से गाड़ी में बैठ जाती है। जब वो लोग कुछ दूर आगे बढ़ते हैं ना तो निशा के फोन पे उसके टू बी हस्बैंड मतलब कि फियोंसे का फोन आता है एंड निशा सोचती है कि ओ गॉड, इनका फोन तो सुबह में भी आया था एंड सुबह हम लोग मंदिर में बिजी थे जिस कारण से निशा ने उनका फोन नहीं रिसीव किया था। अब निशा सोचती है कि अब रात होने को आई है, अगर हम अभी भी इनका फोन रिसीव नहीं करेंगे तो ये शायद घर पे फोन कर दे एंड मेरे लिए कहीं लफड़ा ना हो जाए। फिर निशा अपने दोस्तों को बोलती है कि यार 2 मिनट के लिए गाड़ी रोक दे, क्योंकि चलती गाड़ी में बात करेंगे ना तो उनको पता चल जाएगा कि हम कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या घूम रहे हैं, तो गाड़ी रोक दे, गाड़ी से उतर करके उनसे बात कर लेते हैं एंड देन फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब निशा के फ्रेंड्स गाड़ी साइड पे लगा देते हैं। निशा नीचे उतर के अपने हस्बैंड से बात भी करती है और अपने हस्बैंड से बात करके आराम से बता देती है कि सुबह में हम थोड़ा व्यस्त थे अपने ऑफिस के काम से, इसीलिए आपका कॉल रिसीव नहीं कर पाए। अभी सारा काम हो चुका है, अब हम कल ही आएंगे आराम से, आप सो जाइए, हम यहाँ पर आराम से, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है। वो अपने हस्बैंड से जैसे ही बात करके फोन रखती है और एक लंबी राहत की सांस लेती है कि चलो हम सारा सिचुएशन संभाल लिए। और वो जैसे ही पीछे मुड़ती है उसको एक वहां पर प्रेग्नेंट लेडी दिखाई देती है और वो करीब 7 से 8 महीने की प्रेग्नेंट लेडी थी। अब यहाँ पर निशा अचानक से अपने पीछे उस प्रेग्नेंट लेडी को देख के डर जाती है, लेकिन वो प्रेग्नेंट लेडी का चेहरा इतना मासूम था। वो निशा को प्यार से बोलती है कि बाबू देखो ना, हम प्रेग्नेंट है, मेरा बच्चा बहुत ही भूखा है और साथ में मेरे को भी भूख लगी है, तो अगर तुम्हारे पास कुछ खाने की चीज होगी ना तो प्लीज मेरे को दे दो, हम सुबह से कुछ खाए नहीं है तो मेरे को बहुत ज्यादा भूख लगा है। निशा को भी अब यहाँ पर उस औरत पे थोड़ी दया आ जाती है, क्योंकि वो रोड पूरी तरह से सुनसान था और बगल में कंस्ट्रक्शन के काम भी चल रहे थे। तो निशा ने उस लेडी से पूछा कि आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रही है। तब वो औरत निशा को बोलती है कि बाबू यहाँ पर जो काम चल रहा है ना, यहीं पर हम ईटा सीमेंट ढोने का काम करते हैं, तो प्लीज मेरे को कुछ खाने को दे दो। तो निशा बोलती है कि रुकिए रुकिए, यहाँ पर आसपास दुकान तो नहीं है, शायद मेरी गाड़ी में कुछ खाने का सामान होगा,
तो 1 मिनट आप वेट करिए, फटाक से हम गाड़ी से कुछ सामान निकाल के आपको देते हैं। निशा जैसे ही अपनी गाड़ी का दरवाजा खोल के, मतलब बाहर से ही, वो गाड़ी के अंदर बैठी नहीं थी अभी तक, वो बाहर से ही अपने सामान को टटोल रही थी और बिस्किट का पैकेट निकाल रही थी ताकि वो उस औरत को दे पाए। तब उसके फ्रेंड्स पूछते हैं कि निशा ये तू क्या कर रही है, अगल बगल तो डॉगी भी नहीं है, तब तू बिस्किट का पैकेट किसके लिए निकाल रही है। तब यहाँ पर निशा बोलती है, अरे पागल, पीछे तुमको वो औरत नहीं दिखाई दे रही, हम उसके लिए बिस्किट का पैकेट निकाले थे पर वो दिख ही नहीं रही, वो कहाँ चली गई। अब यहाँ पर उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि तू पागल है, तू किस औरत की बात कर रही है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, तू पक्का हम लोग के साथ प्रैंक कर रही है ना, हम लोग डरने वाले नहीं है, मानते हैं इस रोड में अकेले हम लोग कार में बैठे हुए हैं, इसका मतलब नहीं है कि तुम मौके का फायदा उठाए, चल गाड़ी पे बैठ, चल हम लोग को होटल जाना है और काफी रात हो गई है। तब वो अपने फ्रेंड्स को बोलती है कि नहीं यार, मेरे बातों का यकीन करो, यहाँ पर एक औरत खड़ी थी और वो प्रेग्नेंट थी। तब उसके फ्रेंड्स बोलते हैं कि अरे अरे चल चल, अब हम लोग को ज्यादा ना तुम बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो, चुपचाप से बैठो, हम लोग को होटल भी जाना है। तब निशा सोचती है कि शायद ये मेरे मन का वहम होगा और मेरे साथ मेरे इतने सारे फ्रेंड्स को देख के शायद वो औरत डर गई होगी इतनी रात को, इसीलिए वो यहाँ से चली गई होगी। निशा ये बात को आई गई कर देती है। उसके बाद चुपचाप से गाड़ी में बैठ के सारे लोग अपने होटल की ओर निकल चुके होते हैं। तो होटल पहुँचते पहुँचते निशा और उनके फ्रेंड्स को सुबह के 4 बज जाते हैं। तो पहुँचते के साथ ही निशा सोचती है कि अब सुबह हो ही चुकी है और हम लोग को निकलना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग सारे भीग भी चुके थे और भीग के सूख भी चुके थे। तो निशा जैसे ही वॉशरूम जाती है नहाने के लिए और वो जैसे ही नहा रही होती है, उसको कुछ अजीबोगरीब आवाज सुनाई देने लगती है। निशा 1 मिनट के लिए तो इग्नोर करती है, उसको लगता है कि बगल वाले रूम से आवाज आ रही होगी, इसीलिए वो चेक करने के लिए पानी का नल बंद कर देती है। और पानी का नल जब बंद करके वो ध्यान लगा के सुनने की कोशिश करती है कि किसी की आवाज आ रही है, तो उसकी नजर बाथरूम की खिड़की पे जाती है और वो बाथरूम की खिड़की पे पता है क्या देखती है, एक औरत की परछाई। वो परछाई देख के निशा थोड़ा डर जाती है, लेकिन वो अपने मन को बनाती है कि नहीं नहीं, हम ज्यादा सोच रहे हैं, ये मेरे मन का वहम होगा। वो जैसे तैसे नहा के बाहर निकलती है और बाहर निकलते ही जैसे अपने बेड पे बैठती है, उसको बहुत जोर से चक्कर आने लगता है। उसके फ्रेंड्स जब उसको चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसको हाई फीवर है। इसके बाद बगल वाले मेडिकल शॉप से निशा के फ्रेंड निशा के लिए दवाई लाते हैं, वो दवाई खाती है। इसके बाद उसको थोड़ा बेटर फील होता है। इसके बाद निशा बोलती है कि यार अब ना मेरे को कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरे को नहीं पता क्यों नेगेटिव वाइब्स आ रही है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग फौरन निकलते हैं। इसके बाद निशा और उसके फ्रेंड्स घर के लिए फौरन रवाना हो जाते हैं, लेकिन रास्ते भर निशा की तबीयत बहुत खराब होती है, वो रास्ते भर उल्टियां करते हुए जाती है। घर पहुंचते ही निशा की मम्मी उसकी नजर उतारती है और नजर उतारने के लिए नींबू का यूज करती है। ऐसे ही उसकी मम्मी नजर उतारने के लिए उस नींबू को निशा के सर की ओर घुमाती है, तो वो नींबू काला पड़ जाता है और निशा ने ये अपनी आंखों से देखा। इसके बाद उसकी मम्मी जो आग बबूला हुई, उन्होंने निशा को इतना डांटा कि मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि तुम इस टाइम घर से बाहर मत निकलो। इसके बाद निशा को सख्त हिदायत दे दी जाती है कि तुम बस आराम करोगी और घर के बाहर कदम नहीं रखोगी। इसके बाद ना शादी के लिए केवल 3 दिन बचे रहते हैं, लेकिन इन 3 दिनों तक ना निशा की तबीयत बहुत ढीली रहती है। सबको लगता है कि निशा ने जो ये ट्रैवल किया है ना, इसके कारण उसको कमजोरी हो गई है, लेकिन फिर भी दवा खा खा कर निशा खड़ी होकर शादी की रस्मों को पूरा कर रही होती है। भाई साहब, अब आ जाता है बारात का दिन। बारात के दिन क्या होता है ना, उन लोगों ने एक मैरिज हॉल को बुक कर लिया होता है, तो निशा घर से ही रेडी होकर के उस मैरिज हॉल के लिए जाती है। जब निशा घर से निकल रही होती है ना, तो निशा की चाची उसको पूरे घूंघट से ढक देती है। तो निशा बताती है कि जब वो मैरिज हॉल के पास पहुंचती है ना, उस दिन भी ना उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और उसे बहुत ज्यादा कमजोरी फील हो रही थी। उसके बाद जब निशा अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है, तो उसने क्या देखा ना कि उसकी गाड़ी के आगे सेम वही औरत जो कि उसे बारिश में रात में हाईवे पर मिली थी, प्रेग्नेंट लेडी,
वही खड़ी होती है। एक तो निशा की तबीयत खराब, उसे कुछ भी ठीक से साफ साफ दिख नहीं रहा था, ऊपर से इतना बड़ा घूंघट, तो निशा ना ठीक से पहचान नहीं पा रही थी कि ये वही औरत है या उसके जैसी कोई और औरत है। जहाँ दुल्हन होती है ना, आपको तो पता है लोग दुल्हन को देखने के लिए भीड़ लगा देते हैं, तो निशा उस औरत को नहीं देख पाई। उसके बाद सारे लोग निशा को अंदर ले जाते हैं मैरिज हॉल में, शादी की रस्म शुरू हो जाती है और इन शादी की रस्म में निशा इतनी बिजी हो जाती है, अपने पापा की खुशी देख करके निशा इतनी खुश हो जाती है ना कि फिर उसे याद ही नहीं रहता है कि उसकी तबीयत खराब थी या उसने बाहर अभी क्या देखा। शादी की रस्म अच्छे से हो जाती है, विदाई अच्छे से हो जाती है और अब निशा आ जाती है अपने ससुराल। निशा बताती है कि निशा के पति और उसके ससुराल वाले भगवान की कृपा से बहुत 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 अच्छे थे। उसके बाद निशा बताती है कि उसकी फर्स्ट नाइट होती है, ठीक है, लेकिन उस रात भी उसकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब होती है, इतनी ज्यादा खराब होती है ना कि वो अपने पति को बोलती है कि उसको जल्दी सोना है एंड सुबह जल्दी उठना भी है, क्योंकि उनके घर में जितनी भी नई बहुएं होती है ना, उनको उनके कुल देवता की पूजा करनी होती है सुबह सुबह 3 बजे। तो निशा ऐसा कह करके सो जाती है। अगली सुबह जब निशा 3 बजे उठती है ना, तो ऑब्वियसली उसे उस घर के रीति रिवाजों के बारे में कुछ पता नहीं होता है, तो निशा के साथ उसकी जेठानी भी उठती हैं ताकि निशा को गाइड कर सके कि कैसे पूजा पाठ करना है। निशा सवेरे सवेरे उठ करके फटाफट से रेडी हो जाती है और पूजा करने के लिए उसे उसके घर के ही बागीचे में, जहाँ की एक आम का पेड़ था और उस आम के पेड़ के नीचे एक छोटा सा मंदिर है, निशा को वहीं पर पूजा करने के लिए जाना था। फर्स्ट डे तो निशा जाती है अपनी जेठानी के साथ उस मंदिर में पूजा करने के लिए और जैसे ही निशा पूजा करके मुड़ती है ना घर के और अंदर जाने के लिए, तो वो क्या देखती है कि उसके बागीचे में आम के पेड़ के सामने किसी दूसरे पेड़ में एक छोटा सा बच्चा झूला लगा करके उस पे तेजी से झूला झूल रहा है सुबह के 4 बजे। ये देख के निशा आओ देखती है ना ताओ फटाक से बेहोश हो जाती है। उसके बाद उसकी जेठानी देखती है कि ये क्या हुआ अचानक से। उसके बाद वो घर के लोगों को आवाज देती है, घर के लोग निशा को अंदर ले जाते हैं और अंदर ले जाने के बाद निशा को होश में लाया जाता है एंड निशा को फिर से हाई फीवर हो जाता है। अब घर के लोग एंड जितने भी रिलेटिव्स थे ना, सारे लोग बात बनाने लगते हैं कि जो नई बहू है ना, ये तो बड़ी नाजुक है, बात बात पे बेहोश हो जाती है। अब निशा बेचारी लोगों से कहे भी तो क्या कहे, उसको लग रहा था ना कि अगर वो किसी से कुछ बोले एंड लोग उसका मजाक उड़ाने लगे, तो इसीलिए निशा बोलती है कि चुपचाप रहते हैं, मे बी ये मेरे मन का वहम होगा, शादी में मेरे को ज्यादा स्ट्रेस हो गया है इसलिए मेरे को कुछ भी उटपटांग चीजें दिख रही है। ऐसा सोचकर निशा उसे इग्नोर कर देती। अब इसके बाद कुल देवता का पूजा करने का दूसरा दिन आता है। इस बार जेठानी निशा के साथ नहीं उठती है क्योंकि उन्होंने निशा को सारी विधि बता दिया था। इसके बाद अगले दिन फिर निशा सुबह 3 बजे उठती है और चुपचाप से उस मंदिर की ओर बढ़ती है। निशा का मन धुकुर धुकुर तो कर रहा होता है, लेकिन पूजा भी करनी थी। अब यहाँ पर रस्म का भी सवाल था। अब निशा चुपचाप से जैसे ही पूजा कर रही होती है तो उसे एक पीछे से औरत की आवाज सुनाई देती है और वो औरत उसे हंसकर पता है क्या बोलती है कि ये सब पूजा पाठ करने से कुछ नहीं होगा, तो ये सब पूजा पाठ छोड़ो और चलो मेरे साथ।